Hello and welcome to the Print Softcover. I'm Almeena, and today we are discussing the newly launched book Pratap, a Defiant Newspaper. We are out of books, so I would put it up, but the books that are with me have all sold out, which is a good thing. Magar, thank you for doing that. The book is authored by Chandar Mohan and Jyotsna Mohan, published by HarperCollins. So the book is more about your personal story, your family story. तो मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें बुक के बारे में, कि बुक किस बारे में है और क्यों आपने सोचा इतने सालों बाद ये बुक लिखने के बारे में। ये जो फिल्म आई थी वीर ज़ारा, उसका एक गाने का एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि जिंदगी लेकर आई है बीते दिनों की किताब। ये हमारे बीते दिनों की किताब है। जो बीते दिन थे, अच्छे थे, बुरे थे, उतार चढ़ाव की किताब है और ये संघर्ष की गाथा है। लगभग 100 साल के संघर्ष को हमने इस किताब में पब्लिश किया है। 1919 से लेकर 2017 तक का जो हमारा संघर्ष रहा, जो अखबारों का संघर्ष रहा और अखबार से संबंधित परिवार का संघर्ष रहा, ये सारी उन बीते दिनों की किताब है। और क्यों अब लिखी गई है? आई थिंक देयर इज टाइमिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम। काफी देर से आई थिंक मेरे तो दिमाग में था दैट दिस इज अ स्टोरी जो हमें लिखनी चाहिए। मगर इसमें दो चैप्टर्स ऐसे हैं, एक टॉपिक ऐसा है दैट टुक अस अ व्हाइल टू थिंक अबाउट इट, व्हिच इज अबाउट द पंजाब टेररिज्म। तो उसको सोचने में, उस पे डिसाइड करने की कि ये कहानी हमने लिखनी है, तो एज माय फादर सेड, अगर मैं लिखूंगा तो मैं पूरा लिखूंगा। तो आई थिंक उस चैप्टर को लेकर थोड़े साल हम सोचते रहे कि इट्स सच अ सेंसिटिव टॉपिक, शुड वी स्पीक अबाउट इट, शुड वी नॉट स्पीक अबाउट इट। पर फिर हमने डिसाइड किया कि ये भी हमारी कहानी है, ये भी एक पन्ना है इन दिस होल स्टोरी दैट दैट नीडेड टू बी रिटन। तो आई थिंक वो सोच के समझ के हमने ये किताब निकाली है, एंड होप द रीडर्स एंजॉय इट। That was the most painful chapter to write, in fact, because having gone through militancy and, a parcel bomb blast in the office in which 2 of our employees died, to go through it again and, remember the incident, that was a very painful. राइट, मैं यही अगला सवाल आपसे पूछना चाहती थी सर कि कितना मुश्किल था वापस उन यादों को याद करना, उन मेमोरीज की तरफ जाना और फिर उन्हें लिखना, कितना मुश्किल था? ये काफी मुश्किल है। वो जो खासकर वो जो है 24 जून 1983 का जो हमारा इंसिडेंट है, जब पार्सल बॉम्ब आया था और एक्सप्लोड कर गया हमारे दफ्तर में और 2 एम्प्लॉयज मारे गए थे वहाँ, यंग मैन न्यूली मैरिड। वो जो सारा है, द ब्लड, द बोन्स, द विडोज, द चिल्ड्रन, द ऑर्फन्स, the postmortems, the hospital, the everything, उसको याद करना was काफी पेनफुल था। और इट वाजंट जस्ट उस दिन का इंसिडेंट, आई थिंक उस दिन का इंसिडेंट वाज अ कल्मिनेशन, मगर उसके आई थिंक फॉर द फैमिली, स्पेशली माय पेरेंट्स, उनके आसपास के दिन भी were not easy at all. मतलब there was, they were on the hit list, there was perpetually the cars were being followed, सिक्योरिटी, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था एक्सेप्ट फॉर माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। तो आई थिंक द होल, वो एक जो डेकेड थी, टू गो बैक इनटू दैट डेकेड, आई थिंक वाज वेरी टफ फॉर हिम टू राइट। सर, प्रताप के लॉन्च के 12 दिनों बाद ही उसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शट डाउन कर दिया गया था। हालांकि 1 साल बाद फिर लाइमलाइट में आया प्रताप, फिर अपना काम किया प्रताप ने।
लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स थे या कौन सी हेडलाइंस थी आपको लगता है कि जिसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ट्रिगर हुई होगी या फिर 12 दिन में ही बंद करने का कारण बनाई? ये कोई हेडलाइन की बात नहीं थी, ना ही कोई खबर की बात थी। ये रवैये की बात थी, एटीट्यूड की बात थी, दैट वी विल फाइट द ब्रिटिश एट ऑल कॉस्ट। तो जो सारा अखबार का पैकेज था, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडिटोरियल टू हेडलाइंस टू न्यूज, वो सारा उनकी आंख में खटकता था। इसीलिए 1 साल के लिए बंद कर दिया गया और बार बार बंद हुआ, सिर्फ 1 साल ही नहीं बंद हुआ। उसके बाद भी जब तक आज़ादी नहीं मिली अखबार बार बार बंद हुआ, एडिटर्स को जेल में भेजा गया, सिक्योर फाइन्स लगाए गए, 5,000 का फाइन, 3,000 का फाइन, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी। और एक समय तो ऐसा भी आया कि घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं था, सब जेल में थे। और फिर उसके बाद सेंसरशिप लगाई गई, सारा कुछ किया गया, सिर्फ इसलिए कि अखबार, जो पूरा अखबार था, उसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, टक्कर ली और उसकी कीमत भी अदा की। मेरे पिताजी वीरेंद्र जी 9 बार जेल गए थे। वो रेवोल्यूशनरी भी थे, भगत सिंह के, वो सारी कहानी उस किताब में है। लेकिन ये सारा एटीट्यूड था कि विच ट्रबल द ब्रिटिश अ लॉट। किताब में भगत सिंह का भी बहुत जिक्र है, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे मोमेंट जहाँ आपके पिताजी ने उनके साथ शेयर किया है वो भी है। तो ऐसे कोई मूवमेंट या फिर ऐसी कोई घटना जिनके बारे में बार बार आप लोग सुनते थे या आप लोग को बार बार बताया गया, घर पे वो स्टोरी रिपीट होती थी? स्टोरीज रिपीट तो आई डोंट थिंक ज्यादा मतलब बातचीत होती थी इसके बारे में। आई थिंक दैट वाज अ फेज जो बीत गया तो बीत गया, बट पापा यू विल रिमेम्बर मोर। भगत सिंह के साथी थे मेरे पिताजी, और उसी दिन जेल में थे 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह को फांसी लगी। और उस दिन का जो भी आई विटनेस अकाउंट था, वो सारा इस किताब में है। भगत सिंह क्या था, उसकी प्रेरणा क्या थी, सब कुछ उनको मालूम था। और वो भी है कि जिस दिन उस भगत सिंह को फांसी लगी, तो उस दिन वो एक बार्बर था, एक बरकत, वो दौड़ा आया कि जी सब कुछ खत्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि भगत सिंह की कोई निशानी लेकर आओ। तो उसने एक निशानी भेजी थी, पेन, और एक निशानी अपनी कंघी भेजी थी। कंघी इन्होंने ले ली और जो पेन था वो साथी को दे दिया। वो खैर वो सब कुछ पाकिस्तान में रह गया। भगत सिंह ने की जो भी गतिविधियां थी, कैसे उसने सॉन्डर्स का मर्डर किया और कैसे उसने बम फेंका, असेंबली में फेंका, और सारा कुछ, ये सब वो जानते थे। लेकिन वो पीढ़ी ऐसी थी कि जिसने अपने बारे बहुत कुछ हमें नहीं बताया। नो, दे डिड नॉट शेयर एवरीथिंग विद अस, बिकॉज उनका एटीट्यूड था, ठीक है देश के लिए कर लिया, इसका क्या ढंडोरा क्या पीटना। तो जो कुछ हमने लिखा, ये उनके द्वारा, उन्होंने जब इमरजेंसी लगी तो अखबार पर सेंसर तो लगना था। तो इन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेज़ों के इस टाइम पर अपना एडिटोरियल सेंसर नहीं कराया, मैं अब एडिटोरियल सेंसर नहीं करवाऊंगा। तो एडिटोरियल की जगह इन्होंने अपनी जीवनी लिखी। बहुत कुछ जो किताब है इस जीवनी पर आधारित है, बाकी हमने इधर उधर से लोगों से पूछ के उसमें ऐड किया। मगर आप देखिए, जैसे अब हम सॉन्डर्स केस के बारे में हिस्ट्री किताबों में पढ़ते हैं, मगर आई थिंक फॉर द सॉन्डर्स केस सबसे पहली बारी जब मेरे ग्रैंडफादर जेल गए थे, इट वाज इन रिलेशन टू द सॉन्डर्स केस। आई थिंक ही वाज जस्ट 17 ईयर्स, 16 या 17 साल के थे जब वो जेल गए थे। तो उनकी कहानी तब से शुरू हुई, लिंक्ड टू द रेवोल्यूशनरीज। वो एक बहुत, विच वी ऑल नो, टाइट नेट ग्रुप था। टू बी पार्ट ऑफ इट, obvious है कि he knew a lot of what was going on. He was connected very closely to all of them.
मतलब वो जो आई थिंक जब लाला लाजपत राय का प्रोटेस्ट मार्च भी निकला था अगेंस्ट द साइमन कमीशन, उस टाइम पे हमने बुक में लिखा है दैट ही वाज वॉकिंग द बाजार्स ऑफ लाहौर, और उनके साथी उस टाइम थे भगत सिंह थे बीच बीच में। तो इतना क्लोज लिंक था विद इन द रेवोल्यूशनरी ग्रुप, बट जैसे माय फादर जस्ट सेड, वो लोग ज्यादा बात नहीं करते थे अपनी यू नो देयर अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में. They were very quiet and very silent. Jyotsna, as someone who has been a part of the family legacy, how did you see the role of Pratap in your own life? And how did it influence your views on journalism and the importance of truth in media? Well, I grew up seeing the newspaper. हमारे तो घर में रोज सुबह, नॉट इवन सीइंग द न्यूज़पेपर, हमारे तो घर में रोज एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं. फर्स्ट माय ग्रैंडफादर, देन माय फादर. तो majority of my life I have seen कि घर में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं. एंड आई थिंक दैट वाज सो नॉर्मल इन आवर हाउस कि वी डिडंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. हमारे खाने के टेबल पे आप कभी आइए और देखिए द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं. देयर इज ओनली पॉलिटिक्स, देयर इज ओनली करंट अफेयर्स. आज ये हुआ है, आज ये होगा. सो आई थिंक मेरे मन में तो कभी चॉइस नहीं थी. जैसे कि इट वाज नॉट गिवन बाय माय फैमिली दैट आई शुड डू द सेम प्रोफेशन, बट इन माय माइंड मेरे को याद है जब मैं आई वाज इन क्लास 7, क्लास 8, सब लोग बोलते थे पता नहीं हमने क्या करना है क्या करना है. मैं तो तब से बोलती थी यू नो दैट आई विल बी अ जर्नलिस्ट. And when I was in 9th, I was the only child. I was in a boarding school. मुझे अभी भी याद है, I used to ask for a newspaper. तो वो newspaper खास मेरे लिए आता था कि मैं पढूं, and I would take it to my dormitory and read. कोई और नहीं पढ़ता था. It was literally like that. मगर so I've always heard them. They've always been, as my father will say, to a fault, anti-establishment. तो मैं कभी कभी बोलती हूँ, you know, if I'm speaking up, this is what I have learned from my father. This is what I've learned from my grandfather, for good or bad. But I don't think I could have been anybody else except a journalist who likes to speak up. And how was the let me add a little to what she has just said. Jyotsna has been inspired not so much by her father as by her grandfather. That's true. So she followed him more than she's followed her father. Yeah, my grandfather was that's true actually. He wouldn't bow down. He wouldn't. And he also you know, I think he also told me that if you want to be a journalist, you have to first read to get that knowledge to be able to write. And I think he was one of those. I used to always enjoy reading. और हमारे घर में तो वो 10-15 अखबार आते हैं. So you know, you grow up in a system, you learn to internalize that system. और कोई you know, we didn't know any other way except that the newspapers must be read and news must be consumed. ज्योत्सना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ को ऑथर अपने पिता के साथ कोई बुक लिखना, वो एक्सपीरियंस शेयर करना, वो कैसा अनुभव था आपके लिए? मैंने बहुत कुछ सीखा. यू नो, आई एम द इमोशनल टाइप्स. तो आई थिंक जर्नलिज्म में वो रिस्ट्रेंट भी चाहिए होता है, विच माई फादर्स 50 years of experience has far more than I do. तो मैं कहती हूँ कि ये किताब, आई एम द मैसेंजर ऑफ दिस किताब. यू नो, द कंटेंट इज माय फादर्स. आई हैव सेड कि ये किताब लिखनी है, मगर कैसे लिखनी है, माय फादर हैज टॉट मी. I have been an editorial writer. और आप जानते हैं जब एडिट लिखते हैं तो बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, उसमें सब कुछ कहना पड़ता है. सो जो भी मैंने भेजा वो बहुत लिमिटेड था. उसको सही करना, उसको बेहतर बनाना, उसका एक्सप्रेशन ठीक करना, उसके सेंटेंसेस ठीक करना, उसे और रीडेबल बनाना, ये सारा ज्योत्सना का काम है. बट आई थिंक वी वर्कड वेरी वेल. मतलब ऐसे हमारे कोई यू नो ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुई. एंड द फैक्ट दैट हम सोच रहे हैं एक और किताब लिखें, आई थिंक दैट शुड से इट ऑल. आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं हुई कि हम हिस्ट्री लिख रहे थे. अगर हम प्रेजेंट पर लिखते तो शायद आर्ग्यूमेंट्स होते. वो हो सकता है. सर, 1983 के एक इंसिडेंट का जिक्र किया, जो जिसका जिक्र बुक में भी है. तो इस तरह के जब इंसिडेंट्स हो रहे थे, इस तरह के टेरिफाइंग इंसिडेंट्स, एक्चुअली बार बार अरेस्टिंग भी हो रही थी, प्रताप बार बार बंद हो रहा था,
तो फैमिली किस तरह से इन सब चीजों को टैकल कर रही थी? कभी पीछे हटने की बात नहीं होती थी क्या? फैमिली के लिए बहुत मुश्किल समय था। देखिए, हम तो काम के लिए निकल जाते थे, काम में आदमी लगा रहता था, वो आदमी सोचता नहीं था। फैमिली में जरूर ये सोच होती होगी कि शाम को घर में इन्होंने वापस भी आना कि नहीं आना। दैट फीलिंग, आई एम श्योर देयर वाज अ फीलिंग ऑफ ड्रेड देयर। और माय वाइफ एंड आवर मदर, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द टेंशन दे ऑल वेंट थ्रू। बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा, ज्योत्सना और इसके भाई बहन को, बिकॉज इनको किडनैप करने की थ्रेट थी। फिर बाद में इनको भेजा गया वो गनमैन के साथ। वो कोई मतलब बचपन नहीं था, that you can't go out of the gate of the house or a thing like that. So वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था फैमिली के ऊपर। और ये दूसरी बार आया। पहली बार आया जब पार्टीशन के टाइम पर, और जब मेरे फादर थे रेवोल्यूशनरी, मेरी मदर के ऊपर आया थे। 9 बार जेल गए, और एक बारी तो शादी के बाद 3 साल जेल गए। And she suffered a lot. She had pleurisy and things like that. So इस मामले में जो साइलेंट सफरर होता है वो फैमिली होती है, क्योंकि जो आप जो मैदान में है वो तो उसमें लगा हुआ है, वो ज़्यादा सोचता नहीं। अगर सोचो तो आप कर नहीं सकते, लेकिन फैमिली सफ़र करती है। सर, आपने कहा कि आपकी मदर ने इन सब में बहुत सफर किया, तो बुक में एक जगह है कि किस तरह जो पुरुष हीरोज होते हैं उनका जिक्र तो हो जाता है, लेकिन महिलाएं ऐसा हीरो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जिसका जिक्र बाद में बुक में भी किया गया है, लिखा गया है। तो आपने किस तरह से उस माहौल में महिलाओं को ज्यादा स्ट्रगल करते हुए, या फिर किस तरह से देखा है इन इंसिडेंट्स के बावजूद अपने घर की महिलाओं को? ज्योत्सना, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि किस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते थे जब आप लोग घर में होते थे महिलाओं के बीच में, या फिर किस तरह का डर का माहौल रहता था? बार बार अरेस्टिंग हो रही थी और इस तरह के हादसे भी हो रहे थे। घर में माहौल तो फिर रोज यही बात होती, आज ये हो गया, आज ये हो गया। और उसका, जैसे मैंने कहा, उसका असर तो घर वालों पर पड़ता है। खासकर बच्चे तो छोटे थे, शायद वो उसकी गंभीरता ना समझ सके, लेकिन वाइफ ने तो समझा था कि व्हाट कुड पॉसिबली हैपन। और एक बारी तो उन्होंने कहा भी था कि भाई अपना ही ना ख्याल करो, हम भी हैं। तो दिस डिड हैपन। सो बट आई पता नहीं अब ये बेवकूफ़ी थी हमारी या हमारी बहादुरी थी, मैं कह नहीं सकता। लेकिन रोज दफ्तर जाते थे हम, एक दिन नहीं दफ्तर छोड़ा, क्योंकि जब भी हमें वो चिट्ठियां आती थी पुलिस की कि जी आपकी जान खतरे में है और ये है और वो है। वो एक उनकी तो 4 लाइन की चिट्ठी आती थी, लेकिन अपने आप अपने जहन में तो उसका प्रभाव पड़ता था ना, कि जब पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि जी आपकी जान खतरे में है और ध्यान रखो और ये करो वो करो। उन्होंने सिक्योरिटी दी, सब कुछ दिया, पर लेकिन अगर कोई आपको ख़त्म करना चाहे तो कोई सिक्योरिटी काम नहीं आती। और जो मैं तो ये कहूँगा कि जो गनमैन हमारे साथ थे जो दिए गए, बहुत साहसी थे, बहुत ब्रेव थे, जो हमारे साथ टिके रहे। क्योंकि उनको अगर गोली लगती तो बम फेंका जाता तो सबको लगता, लेकिन फिर भी वो जो जवान थे उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई थी। Josna, I wanted to know from you कि the dynamic landscape of media has changed drastically, right? अभी सोशल मीडिया भी एक तरह से न्यूज सोर्स बन गया है, जो नहीं पता हमें क्या गलत दिखा रहा है या क्या सही दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम में, लाइक बुक में एक जिक्र है, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि अगर कोई कह रहा है बारिश हो रही है, कोई कह रहा है नहीं हो रही, तो ये सही समय है कि आप अपनी विंडो से देखो कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्रताप का कितना ज्यादा अभी मायने है
मीडिया के दौर में कि हम रिफ्लेक्ट करें कि किस तरह की खबरें, किस तरह का जर्नलिज्म उस टाइम पे था, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स या उस टाइम के मीडिया ने हमें दिखाया, तो किस तरह से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं पीछे चीजों को या एक कोट है जो किताब में दैट वी स्पीक अबाउट क्वाइट अ बिट, वो माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैड सेड, महाशय कृष्ण, की न्यूज़पेपर्स आर नॉट वेंडर्स। हम सब्जी वाले नहीं हैं, हम बेचते नहीं हैं, हम खबरें बेचते नहीं हैं। वी आर हियर टू स्पीक अप एंड वी आर हियर टू put a lens, a mirror to what is happening and speak truth to power. I think that phrase in itself sums up everything that we should be and we are not today. आज ही सुबह आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सम स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि हमारी जनरेशन के बच्चे तो सब न्यूज़ ओनली दे कंज्यूम इट ऑन इंस्टाग्राम, और कहीं से न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं. नाउ इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज how do you filter the news that is coming on social media? इतने सारे आप हेल्थ न्यूज ही देख लें, मतलब all kinds of information is passed on as the truth, but there is nobody who has looked at the source, there is nobody who has checked where that information is coming from, कि वो खबर सही भी है कि नहीं. It creates panic at times. फिर सब लोग बोलते हैं ऐसे करिए. So there is, I think the big thing is that एक तो nobody is double checking on information. जो फैक्ट चेकर्स हैं, हमें ये भी नहीं पता हु इज फैक्ट चेकिंग द फैक्ट चेकर्स, ये भी हमने बोला है. सो जहां से प्रताप शुरू हुआ था, जहां मीडिया आज है, बहुत बहुत इट्स अ जनरेशनल, मोर देन अ जनरेशनल गैप में कहूँ. सर मैं मैं आपसे एक बात ऐड करना चाहता हूँ. हमारे टाइम पे हम जब भी पंजाब में भी या कहीं भी जब भी कोई टकराव होता था, सांप्रदायिक दंगा होता था, हम कम्युनिटी का नाम नहीं देते थे. अब आपने ये नागपुर का देखा होगा, खुलेआम नाम लिए जाते हैं कि फलान फलान के घर जला दिए गए या फलान की चादर जला दी गई. ये एक नया ट्रेंड है और इससे ज्यादा आग भड़की है. हम सब कुछ करते थे लेकिन ये ध्यान रखते थे कि ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. कभी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया. एक्चुअली उस टाइम पे मीडिया शांत करने की कोशिश करता था, आज मीडिया उत्साहता है. आई एम नॉट सेइंग ऑल मीडिया, बट बाय एंड लार्ज अ बिग अमाउंट ऑफ इंडियन मीडिया is responsible for fanning the communal tensions that are going on. सर आपने 40 साल तक प्रताप के एडिटर भी रहे हैं और 2017 में लास्ट एडिटोरियल पब्लिश हुआ प्रताप का. तो मैं जानना चाहूंगी क्या रीजन थे कि एक लेगेसी को इस तरह से पूर्विराम लगाया गया. एक तो क्या मेजर कारण थे, क्या मीडिया का बदलना था या फिर कुछ और कारण थे? आपने क्योंकि किताब में भी लिखा है कि आपके लिए एक मतलब डिलेमा में थे आप एक, और तो क्या कारण था मैं जानना चाहूंगी. देखिए जो लेगेसी है ना, इट्स ए डबल एज्ड वेपन. इसका फायदा भी होता है लेकिन ये जिम्मेवारी बहुत होती है. एक लेगेसी थी अखबार की विच वाज आइडियोलॉजिकली लिंक्ड. हमारी आइडियोलॉजी, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारे ये मूल्य हैं, इनके मुताबिक हम चलेंगे. और समय के साथ परिस्थिति बदल गई. अंग्रेजों के टाइम और था, इमरजेंसी के खिलाफ और था, मिलिटेंसी के खिलाफ और था. समय के साथ परिस्थिति के साथ सब कुछ बदल गया. आप देखते होंगे मीडिया की शक्ल बदल गई. जब हम पढ़ते थे तो जो एडिटोरियल पेज था वो चौथा या पांचवा आता था. आज तो पीछे से चौथा होगा. सो ये जो बदलाव आया है, इसमें हमने अपने आप को इररिलेवेंट सा समझ लिया कि अगर हमने बदलना है तो हमारी लेगेसी खत्म हो जाएगी जो हम आज तक चलाते आए हैं. सो इट्स बेटर के खुद खत्म करके एक तरफ बैठ जाएं, लेट अदर्स रन इट. क्योंकि अगर प्रताप ने चलना था तो उसी परंपरा के मुताबिक चलना था. आज कमर्शियल बहुत कुछ है. हमारे टाइम पर जो मास्ट हेड था वो बहुत सीक्रेट समझा जाता था. आज तो मास्ट हेड का मजाक बना लेते हैं. पहले 5-6 पेज में एड्स आते हैं. तो ये हमारे टाइम पे नहीं था.
और क्योंकि इतना ज्यादा कमर्शियल हो गया, वी थॉट वी विल आउट ऑफ प्लेस इन दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, सो इट वाज बेस्ट कि खुद ही अपने हाथ से बंद कर दें। ज्योत्सना, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और बताएं कि आज जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट है, आज जो लोग जर्नलिज्म पढ़ते हैं, वो ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए उनको, या फिर क्यों पढ़ सकते हैं हम लोग? सिर्फ हिस्ट्री जानने के लिए नहीं, या फिर सिर्फ एक न्यूज़पेपर के लिए जानने के लिए नहीं, बट जर्नलिज्म को जानने के लिए कितना जरूरी है ये किताब? बिल्कुल, बिकॉज जर्नलिज्म जिस तरह होना चाहिए, दिस बुक इज अबाउट दैट। फ्रॉम फ्रॉम द फैक्ट कि चलिए उस टाइम पे लड़ाई अलग थी फॉर व्हाट यू नो द मीडिया वाज एट दैट टाइम, बट जर्नलिज्म का बेसिक टेनेट तो कभी चेंज नहीं हुआ ना। इट हैज ऑलवेज रिमेन द सिंगुलर message that you have to give the true picture, give it in an unbiased way, and speak the truth. So I think for students of journalism, it's very very important to know what a journey can be, what challenges can be. अब हमने emergency chapter के बारे में भी लिखा है, and during that phase also Pratap gave blank editorials because it did not want to compromise. थोड़ी देर के बाद द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन केम दैट यू कैन नॉट गिव ब्लैंक एडिटोरियल्स, तो उसको रेप्लिकेट करके माय ग्रैंडफादर देन स्टार्टेड राइटिंग हिज बायोग्राफी, एंड यू नो दे वर बेसिकली फिलिंग इट अप। बट वो जो 17-18 महीने थे ऑफ द इमरजेंसी, प्रताप वाज द ओनली न्यूज़पेपर दैट डिड नॉट कैरी एन एडिटोरियल एट अ पर्सनल कॉस्ट, एट अ बिग फाइनेंशियल कॉस्ट। मगर उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आसपास के काफी अखबार, and Jalandhar is a big hub jahan pe I think 12 to 13 newspapers were coming out at that time. Everybody went back to giving an editorial except for Pratap, because Pratap did not want to compromise कि किसी की पेन के नीचे just कुछ भी लगा दे. My grandfather used to say, I didn't compromise during the British Raj, what will I compromise now? And I think that remains the tenet, that for students of journalism, it's very easy. I understand कि कई लोगों को you have to pay rent, you have to put money on the table, so you have to take what comes your way. But if you have a choice, then at least keep it in your mind कि when I started working in TV, I say that was the golden era of television. जब हम उस न्यूज रूम में होते थे, एनडीटीवी जो ओरिजिनल एनडीटीवी था, इट वाज आप मतलब आप 7-8 बजे अगर उस न्यूज रूम में एंटर करें, ऑल यू वुड जस्ट सी वाज just talent and knowledge. It was brimming with it. जहां पे आप देखिए, everybody was an intellect. मगर वो सब missing है in this shouting match that is called journalism today. In many prime time debates, that's what's missing. And a lost era, both from television, both in print. But I think, which is why it's very important from the beginning to the end of this book, जहां हम end भी करते हैं as to journalism क्या हो सकता है, there are always options, and I think this book tells you that. मैं जानना चाहूंगी, क्या, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, तो क्या हमें इसका हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी वर्जन फ्यूचर में मिल सकता है, या देखने को मिल सकता है, या आप इस बारे में सोच रहे हैं? नहीं, जरूर सोच रहे हैं। मैं विशेष तौर पर मैं चाहता हूं कि ये हिंदी वर्जन इसका हो, और ये महीना 2 महीने निकल जाए इस किताब के, उसके बाद सोचेंगे और कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि जो हिंदी रीडरशिप है, मैं तो खुद हिंदी के अखबार का संपादक रहा हूँ, और हिंदी रीडरशिप बहुत है, ठीक है। द इन्फ्लुएंशियल पेपर्स आर द इंग्लिश पेपर्स, लेकिन रीडरशिप तो हिंदी की है और दूसरे प्रादेशिक भाषाओं की है। तो इसका हिंदी वर्जन हम जरूर करना चाहेंगे। अब ये एक आशा है कि अगले साल तक हम इसको कर लेंगे। मैं जरूर करना चाहूँगा। बहुत लोगों ने हमसे एक्चुअली पूछा भी है कि इसका हिंदी वर्जन कब निकाल रहे हैं। सो आई थिंक we just have to figure out the logistics, but I think no better translator than my father himself, because I don't think anybody can compete with his Hindi. So definitely we just have to figure out, और आशा है कि निकाल सकेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ज्योत्सना, आपने बहुत सारा समय दिया। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो प्लीज फील फ्री टू।
No, I think we've summed it up. मतलब ये किताब हमने दिल से लिखी है, मगर fortunate enough कि and privileged enough कि इतना कुछ हमारे घर में ही हो रहा था. I would barring the phase of terrorism, that's a different story. मगर we've been fortunate to see many things. I was too young and but I'm privileged to have inherited it in a sense. तो हमने काफी कुछ ऐसा लिखा है जो I think behind the scenes भी है, जो हम पढ़ते हैं but nobody knows actually कि होता क्या है for a situation to come up. तो हमने वो भी दिखाने की कोशिश करी, and I hope the readers enjoy a bit of that, a bit of history and a bit of contemporary India. आप देखिए कि जब हमारी अखबार पर सेंसरशिप हुई, लगी एक बार कई बार लगी, जो एक बार तो जवाहरलाल नेहरू आए हमारे लिए लड़ने के लिए. तो ये जो लेगेसी है इसको हमें लिखना तो जरूर था. अब आपने भी सुझाव दिया, अब इसको हिंदी में लिखेंगे. और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमने मिलिटेंसी के बारे लिखा. क्यों लिखा? इसलिए कि हम समझते थे कि अभी तक जो भी मिलिटेंसी के बारे आया है, इट स्टार्ट्स विद ब्लू स्टार हो गया, फिर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई, फिर सिख विरोधी दंगे हो गए. लेकिन ब्लू स्टार से पहले बहुत कुछ हो चुका है. ब्लू स्टार से पहले जो 5-6 साल बेकसूरों को मारा गया, बसों से निकाल के मारा गया, ट्रेनों से निकाल के मारा गया, दुकानों में बैठे मारा गया, हमारे लोग मारे गए, दूसरे अखबारों के लोग मारे गए, हॉकर्स को मारा गया, गरीबों को मारा गया. ये सब क्यों हुआ? और उस समय की जो सिख लीडरशिप थी, संत लोंगोवाल, गुरचरण सिंह टोरा, प्रकाश सिंह बादल, वो खामोश क्यों रहे? तो ये भी थी हमारे दिमाग में कि ये चीज़ जरूर बाहर आनी चाहिए कि पंजाब की जो ट्रेजेडी हुई है, जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये ब्लू स्टार से शुरू नहीं हुआ. ब्लू स्टार तो एक किस्म से उसका कल्मिनेशन था. उससे पहले बहुत कुछ हो गया जिसको रोका जा सकता था, पर रोका नहीं गया. ना केंद्र सरकार ने रोका, ना पंजाब सरकार ने रोका, ना सिख लीडरशिप ने रोका, और मारे गए बेकसूर हिंदू भी मारे गए, बेकसूर सिख भी मारे गए, और पंजाब को कई दशकों के लिए घायल कर गए. The thing about because we were a regional newspaper, वो कहानी उधर ही रह जाती है. कई बारी Delhi is focused on Delhi is focused on the bigger cities, मगर that doesn't take away कि जो regional हमारे शहरों और small towns में हो रहा है, it's not important enough. So I think that was another thing कि through this book we have taken it out from the pockets that we were in, and we've tried to bring this story across India, pan India, कि हमारे हिसाब से ये कहानी deserves to be heard by all. Whether it अब आप emergency की बात कर लें, by and large जब हम emergency की resistance की बात करते हैं, we only speak about the Indian Express. But Pratap was, I think, the first newspaper जहाँ पर that midnight knock जैसे हमने लिखा है, that came. In fact, my uncle, my father's brother is the first one, उनको पता चला, उन्होंने दिल्ली फोन किया, which is how journalists like Kuldeep Nayyar found out, and उन्होंने फिर बाकी जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह को बताया, जो फिर went underground. तो बहुत कुछ यहाँ भी हुआ जो it doesn't come out in that central narrative. So हमारे hopefully now more and more people will understand our story and find it interesting. Thank you, Jyotsna. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. Thank you. Thank you.